हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो तो अब अपन फंक्शंस एंड आईटीएफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। उसका अब आगे का देखते हैं और रेंज पर भी आज अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है। तो अभी जितना भी टाइम आप लोगों के पास अभी था, आई होप आप पिछले मॉड्यूल्स डीपीपीज अच्छे से कर चुके हो, ठीक है ना। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। अपना अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैंने होमवर्क में दिया था, राइट। और ये भी मैंने होमवर्क में दिया था। ये मैंने क्लास में किया, मतलब लेक्चर में, और ये मैंने होमवर्क में दिया, ठीक है ना। तो आई होप ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर चुके हो। तो एक एक मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें क्या किया होगा आपने, माइनस कॉस एक्स प्लस 0.5 है। तो आपने बस इतना किया होगा कि जो रूट में आपको दिख रहा है ना, तो दैट क्वांटिटी शुड बी, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस 0.5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया होगा कि कॉस एक्स RHS में भेज दो, तो कॉस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस हाफ, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कॉस एक्स माइनस हाफ से छोटा, मतलब ग्राफ पे जाना पड़ेगा कॉस एक्स के। तो कॉस एक्स का ग्राफ आप लोगों को आता है, ठीक है ना। ये ऐसे ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें ये 1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, ठीक है ना। और ये -1 वाली नीचे से ऐसे जाएगी, -1 के और 1 के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ। चलो नाउ आपको बोला गया माइनस हाफ से छोटा होना चाहिए कॉस एक्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, माइनस हाफ से छोटा मतलब माइनस हाफ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। तो माइनस हाफ यहाँ कहीं होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे मान लो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नाउ माइनस हाफ से छोटा मतलब कॉस एक्स का जो फेवरेबल रीजन है आपके लिए वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। माइनस हाफ से नीचे होना चाहिए कॉस एक्स का वैल्यू, तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस हाफ से नीचे होना चाहिए, मतलब तो वो आपका फेवरेबल ग्राफ हो गया, ठीक है। नाउ जैसे कि आपको क्लियर है कि भाई ऐसे ये रिपीटिंग पीरियोडिक फंक्शन होने से ग्राफ क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो एक ये इंटरवल आपका सॉल्यूशन सेट होगा एक्स का वैल्यूज़ का, ये एक होगा और ये एक होगा। तो ऐसा टाइम नहीं है कि इतना सब लिखते बैठे। तो अपन क्या करते हैं, एक बेसिक इंटरवल लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ होना चाहिए। नाउ पहला जो एक्स का वैल्यू है ये वाला कितना होगा, माइनस हाफ का होता है 120 डिग्री पर, राइट। दैट इज़ 2π/3। अगला जो होता है दैट इज़ 4π/3, है ना, 4π/3 पर आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई 120 डिग्री आपको याद है, तो 90 से 30 चलने पे आपको 120 मिला। तो ये कितना होता है 270, 270 से 30 पीछे आओ तो आपको 240 मिलेगा, राइट। तो आपका बेसिक इंटरवल हो गया x बिलोंग्स टू, आपने लिख दिया मान लो माइनस हाफ हो सकता है, तो 2π/3 से लेके 4π/3 ऐसे मान लो आपने लिख दिया। यूनियन आगे के जो इंटरवल से पीछे के जो इंटरवल से ऐसे। तो जनरलाइज कैसे करते हैं अपन इसको, कि भाई 2π पीरियड है तो 2n π हर इसमें ऐड कर दो। तो आगे n के किसी ना किसी वैल्यू के लिए आगे के इंटरवल्स कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, 4π/3 तक। ना यहाँ पर अपन लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखने को बोला गया था, ठीक है, कि भाई सबसे पहले लॉग रूट में है तो पहली कंडीशन ये लगाओगे कि लॉग ऑफ समथिंग ये 0.3 मॉड ऑफ x-2 अपॉन मॉड x, है ना, ये ऐसा। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको पहले अपन अगर सिंप्लीफाई करें तो जब ये 0.3 इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो मॉड ऑफ x-2 अपॉन x इज लेस देन और इक्वल टू 0.3 आ जाएगा, राइट, दैट इज़ 1। तो आपको किसको सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x-2/x लेस देन और इक्वल टू 1, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब अपन करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करने का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है ही, ठीक है।
लॉग के सामने वाला नंबर भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मॉड x माइनस टू अपॉन एक्स जो है ये मॉड के अंदर ये पॉजिटिव आउटपुट देगा ना। तो लॉग के सामने जो टर्म्स एंड कंडीशंस अपन लगाते हैं भाई कि ये जो मॉड ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स है दिस इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दिस इज़ ट्रू। बस ये बोलेगा कि भाई x इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। इसका सुन लेंगे अपन बाद में। वैसे अपन जब इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 अपन लिख के ही उसको उधर भेजेंगे। मॉड x माइनस टू इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड x, FOM2 में अपन ने ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व किया। अब कैसे करेंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायरिंग पॉसिबल है, x नॉट इक्वल टू 0 बोल के। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेना आप लोग और उसमें x नॉट इक्वल टू 0 का ध्यान देना, मतलब ये भी केस कवर हो जाएगा। तो इसका अलग से कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलो ये तो मैंने क्लास में करा दिए थे, ये भी करा दिया था। अब ये करना है अपने को अगला क्वेश्चन, ln ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस रूट में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 2। चलो इसको अब ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लिक हो गया होगा कि डोमेन 1 एंड डोमेन 2 दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, डोमेन 1 निकालेंगे और फिर अपन डोमेन 2 पे जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सॉरी सबसे पहले इसकी बात करते हैं, डोमेन 1 निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर D1 की अगर बात करोगे तो कैसे निकालना है, देखो ध्यान से। ln के सामने वाला कैसा होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसा होना चाहिए। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अच्छा इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से कि भाई इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका अगर आप d चेक करोगे तो d आएगा 16 माइनस नेगेटिव आ रहा है ना, d इज़ नेगेटिव। इसका जो आपका d आ रहा है दैट इज़ नेगेटिव। d नेगेटिव है मतलब ग्राफ हवा में है, ग्राफ हवा में मतलब दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बोलेगा भाई, x बिलोंग्स टू r। इसने x पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, ठीक है ना। इसने क्या बोला, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऐसा इसका कहना है, ठीक है ना। चलो तो आई होप डोमेन 1 आपको क्लियर है, x बिलोंग्स टू r। नाउ डोमेन 2 की अगर बात करेंगे तो इस फंक्शन के लिए फॉर d2 अगर अपन बात करेंगे d2 निकालने के लिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलता है इसमें, ठीक है ना। नाउ अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से अब कि भाई साइन एक्स को अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पर t बोल देते हैं। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t। तो आपके पास क्या आ गया, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ अब जब ऐसा हो ही गया है तो देखो ध्यान से, इसमें अपन बोलेंगे कि फैक्टर्स जब बनाएंगे 2t स्क्वायर 2 इंटू 2 4 मतलब अब इसको अपन स्प्लिट कैसे करेंगे, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2t, अंदर बचेगा t माइनस 2, माइनस कॉमन ले लो t माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेना। तो आपके जो फैक्टर्स बने हैं कुछ इस तरीके से बनेंगे, 2t माइनस 1 एंड t माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो हाफ आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए अपन क्या बोलेंगे भाई, t जो है वो कैसा होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से हाफ यूनियन 2 से इन्फिनिटी, राइट, ऐसा होना चाहिए भाई। अब t मतलब आपने अभी अभी बोला था क्या था, साइन एक्स था, राइट। t मतलब क्या था, साइन एक्स था। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स बिलोंग्स टू, साइन एक्स बोलोगे आप माइनस इन्फिनिटी से हाफ क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स 2 से इन्फिनिटी का कोई सेंस है कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये हटा दो, चलो ठीक है भाई। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है 2 से वो तो t के टर्म्स में थी ना, तो उसको थोड़ी पता साइन एक्स है, ठीक है ना। तब अपने को पता है साइन एक्स है, तो t का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हटा दो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, साइन एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से हाफ में है, तो आपको पता है कि साइन एक्स माइनस 1 के आगे ही रहता है,
तो इसका मतलब हो गया साइन एक्स -1 से कितना होगा, हाफ होगा, राइट। इसका सॉल्यूशन सेट आपको चाहिए। नाउ अगला स्टेप आपका होगा ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बनाओगे साइन एक्स का, तो ये मान लो ऐसा कुछ आपने बना दिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ आपने बना दिया। तो -1 से हाफ में अगर साइन एक्स का वैल्यू है, -1 से अगर हाफ में साइन एक्स का वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, हाफ की हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, हाफ की हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, ये हो गई हाफ की हॉरिजॉन्टल लाइन। -1 से हाफ, -1 की हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, राइट। -1 से हाफ के बीच में होना है ये -1, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट कितना हो गया, हाफ हो गया। इन दोनों के बीच में अगर आपको ग्राफ दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, ये वाला ग्राफ फेवरेबल है आपका, फिर इधर भी वही होगा, ऐसा ही ग्राफ रिपीट हुआ होगा, ठीक है, ये और ये, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये वाला इंटरवल उठा लो और इसको अपन फिर जनरलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये वाला इंटरवल कैसे लिखना है, तो हाफ कहाँ कहाँ हुआ था वो अपन वैल्यूज़ निकालते हैं, हाफ कहाँ कहाँ हुआ था वो अपन वैल्यूज़ निकालते हैं, मान लो, ठीक है ना। चलो देखो अब ध्यान से, पहली बार ये हाफ कब हुआ था, ये वाला पॉइंट निकालो, सॉरी ये छोड़ दो, पीछे वाले इंटरवल में अपन नहीं जाते, ठीक है। ये कब हुआ था हाफ, ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री पर, है ना, ये आ जाएगा 150 डिग्री पर। 150 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो 5π/6 हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये क्लियर है, 5π/6 हो जाएगा। और इधर वाला अगर x का वैल्यू अपन ढूंढने जाएंगे, तो ये कितना होगा, 5π/6 से कहाँ तक जाएगा, तो देखो अगेन लॉजिक, 180 से कितना पीछे चले आप, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है आपका 360 से आगे और कितना चलना पड़ेगा आपको, 30 डिग्री। तो 360 से 30 डिग्री अगर आप आगे चलोगे, 360 से 30 डिग्री अगर आप आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा, 390। अब 390 को कैसे लिखोगे आप, 390 इज़ 13 टाइम्स 30, 13 टाइम्स 30 मतलब ये हो जाएगा 13π/6 हो जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, अब आपका जो x का वैल्यू है ब्लू वाले रीजन के लिए ये होगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक 5π/6 से 13π/6। तो आप जनरलाइज सॉल्यूशन लिख रहे हो डायरेक्ट, 5π/6 से लेके 13π/6 और हाफ पे क्लोज्ड है, साइन x का वैल्यू हाफ हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2nπ प्लस 5π/6 से लेके 2nπ प्लस 13π/6 तक हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन सेट इसका क्लियर है, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, ये d2 निकाला अपन ने, अभी ये क्या निकाला, d2 निकाला, इधर d1 आपने निकाला था, d1 क्या था भाई, x बिलोंग्स टू r था, d1 क्या था, x बिलोंग्स टू r था आपका, ठीक है। तो d1 को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो d2 बोलेगा वही आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि d1 और d2 का अगर कॉमन इंटरसेक्शन आप देखोगे, कॉमन x के वैल्यूज़, तो यही आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है। तो ये d2 निकालने का तरीका हो गया, इसको पॉज कर कर आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपके सॉल्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इधर भी आई होप आपको क्लियर है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए था, ln के सामने था, तो ठीक है। चलो नाउ दिस इज़ डन, ठीक है, आगे बढ़ते अपन, ये वाला अब फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह आ गया, ठीक है। तो अगर किसी को फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह नहीं आता है, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करिए, मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, तो फिर आप उसके बाद ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पार्ट इसमें अब देखो ध्यान से क्या होगा कि अगेन इसके लिए d1 निकालेंगे, इसके लिए d2 निकालेंगे, ठीक है ना। तो d1 d2 अपने को निकालना है, पहले d1 निकाल लेते हैं और d1। तो चलो d1 की अगर बात करोगे तो ln के सामने कौन है आपके सामने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है पॉजिटिव ही होता है, बट ग्रेटर देन 0 अगर बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 0 से 1 में ही होता है, तो इसका मतलब 0 हो सकता है, लेकिन अपने को बोला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब अपन बोलेंगे x बाई कुछ भी रखो आप, बस इंटीजर्स मत रखो, है ना, x जो है कुछ भी रखो आप, लेकिन इंटीजर्स मत रखो, क्योंकि इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो d1 आई होप आपको क्लियर है, रियल नंबर्स में से इंटीजर्स हटा दो, आपका डोमेन 1 वो है, ठीक है। d2 क्या बोल रहा है भाई,
D2 बोल रहा है कि रूट में जो लिखा है x माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको बॉक्स ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में डील कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से x का आपके पास एक वैल्यू का एक सेट आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके हिसाब से डील करते हैं। मान लो आपको किस में डील करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में या बॉक्स में, मतलब तीनों को रखना है। देखो i प्लस एफ भी आप रख सकते हो। ठीक है ना, आपके ऊपर। मैं तो ऐसे करूँगा, x को पुट करूँगा बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि मुझे 2 टाइम्स यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस में दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक बार कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा कुछ ऐसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ मैं क्या करूँगा, अब मुझे ऐसा x चाहिए जिसके लिए बॉक्स ऑफ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक है ना, तो LHS और RHS का मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स ऑफ x का ग्राफ आपको आता है। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ, इधर भी ये रहा ऐसे, ये 1 से फिर ये 2 पे चला गया। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है वो भी यहाँ बना देता हूँ मैं दूसरे मार्कर से। ठीक है ना, वो कैसा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ। तो आपको देखना है कि बॉक्स ऑफ x का ग्राफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के कब ऊपर है या इक्वल है, सेम लेवल पर है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अगर x में 0 रखूँ, x में अगर, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीछे कैसा होता है, ऊपर रहता है। तो देखो 0 के पीछे अगर मैं देखूंगा, ये 0 है आपका। ठीक है, 0 के पीछे अगर देखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऊपर है, ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है रेड वाले के। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा कि भाई x में अगर ध्यान से देखूँ तो x, पहली बात नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव x एक्सिस पे क्या होगा, इधर 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 बॉक्स ऑफ x नीचे रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट से। ठीक है ना, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, अपने को इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला x का वैल्यू जो होगा 0 होगा। देखो 0 पे दोनों ग्राफ एक ही लेवल पे, तो x का पहला वैल्यू आपको मिला 0। अब 0 से आगे जाओगे तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे बॉक्स का ग्राफ 1 पे चला गया। देखा ना, ये रेड वाला ऊपर है। देखो यहाँ पे 1 का ग्राफ क्या है, 1 पे है बॉक्स ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कहाँ है, 0 पे है, ब्लू वाला देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से आगे, x अगर 1 से आगे होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि बॉक्स ऑफ x का ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा। और एक बार अगर रेड वाला ग्राफ ऊपर चला गया ऐसे इधर, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का तो ग्राफ नीचे ही रहना है। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तो नीचे ही रहना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू 0 हो सकता है, और इसके साथ अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 मान लो एक ऐसा होगा, और यूनियन क्या होगा, अपन बोल देंगे भाई यहाँ पर ऐसा कुछ सेट लिख देते हैं। मान लो 0 इंक्लूड करना है और 1 से आगे पूरा अपना x का वैल्यू का सेट है, तो x बिलोंग्स टू, अपन ऐसा लिख देंगे 1 से इन्फिनिटी यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 0। तो ये डोमेन 2 हो गया। ठीक है, सेकंड फंक्शन के लिए 1 से आगे x कुछ भी रखो और साथ में x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अब अपने को दोनों का कॉमन देखना है भाई, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दोनों का अगर अपने को कॉमन देखना है तो इसने बोला रियल नंबर्स में से इंटीजर्स हटा दो, रियल नंबर्स में से इंटीजर्स हटा दो। ठीक है, और इसने कुछ ऐसा आंसर दिया आपको। ठीक है ना, इसने कुछ आपको ऐसा आंसर दिया है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, आप फाइनल आंसर जो बोलोगे x बिलोंग्स टू 1 से आगे, अच्छा 0 तो हट गया, ये वाला x तो हट गया क्योंकि इंटीजर्स नहीं हो सकता, है ना, डोमेन 1 के अकॉर्डिंग। 1 से इन्फिनिटी में सारे इंटीजर्स जो आ रहे हैं इसमें, इस इंटरवल में हटाने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे 1 से 2 यूनियन 2 से 3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, ऐसा आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये जनरल वे में अगर इसको लिखना है तो x बिलोंग्स टू n से लेके n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी ऑप्शन में सॉल्यूशन सेट हो सकता है। फाइनल आंसर D1 एंड D2 का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो ln के सामने बॉक्स लिखा है, तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए अब कि भाई ये जो बॉक्स लिखा है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ln के सामने है मतलब ग्रेटर देन 0। अच्छा, अभी मैं जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा ना, समझ जाना वो बॉक्स लिखा है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड होना चाहिए कि ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बॉक्स है या नहीं, ठीक है ना, बट आप लोग अभी समझ जाना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगर किसी का बॉक्स 0 से बड़ा है मतलब क्या होगा, बॉक्स तो भाई कैसे आउटपुट देता है, इंटीग्रल 1 2 3 4 -2 -3 है ना। तो किसी का बॉक्स 0 से बड़ा है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो अंदर वाला का जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट, है ना। तभी तो बॉक्स का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब 0 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस वन आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे क्या आ गया, -1 0 प्लस माइनस प्लस, तो आप क्या बोलोगे भाई, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है x का वैल्यू कैसे निकाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो ये भी एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो अब एक काम करता हूँ मैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके आगे और कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये डोमेन के पार्ट में है। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, एक सेकेंड। सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये फर्स्ट फंक्शन d1, इसका डोमेन d1 बोल देते हैं, इसका डोमेन d2 बोल देते हैं। d1 का कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। d1 में क्या होगा, 1 माइनस रूट ओवर सॉरी मॉड में जो लिखा है दिस शुड बी कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे भाई कि मॉड ऑफ, या ये उधर भेज दो, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का मॉड, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इसको अब कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, या मैं अगर उल्टा लिख दूँ उल्टे फॉर्म में, तो ऐसे कुछ आ जाएगा कि मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इंटरचेंज कर दिया और इनइक्वालिटी भी चेंज कर दिया, ठीक है ना। ऊपर का स्टेटमेंट नीचे थोड़ा सा चेंज करके लिखा है बस। तो अब मुझे पता है कि इसमें डिनोमिनेटर में x है, तो इसको मैं उधर भेजने से पहले मॉड ए बाई भी लिख के, मतलब मॉड ए अपॉन मॉड भी लिख के, नीचे वाला अगर उधर भेजना है तो भेजने के बाद, एक्चुअली भेजने से पहले ही मैं क्या लिख दूंगा भाई, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस साइड में लिख के रख दूंगा, ठीक है। चलो ना, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो स्क्वायरिंग करोगे, राइट, स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब कैसे करते हो आप लोग, अब इसको कैसे करोगे, अब इसको आप बोलोगे ऐसे कि भाई समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, ऐसे आप इसको डील करोगे ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी बन जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक ब्रैकेट बन जाएगा, और दूसरा बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ चल ही रहा है, ठीक है ना, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर कि भाई ये बना x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बना x प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो वेवी कर्व में क्या होगा, -1 1, राइट साइड में प्लस 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 ही आएगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव, क्योंकि ये देख रहे हो आप स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो ये वेवी कर्व बनाने का भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आपको समझ में आ रहा है वो। तो लेस देन 0 होने का तो सवाल ही नहीं आता, तो लेस देन को सॉल्व नहीं करेंगे अपन, इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 0 बोलोगे मतलब आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1 एंड x कैन बी -1, तो 0 का तो सवाल ही नहीं आता। तो अपन यहाँ पर ऐसा लिख देंगे भाई कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में -1, 1, तो 2 ही x के वैल्यूज़ पॉसिबल है, -1 एंड 1।
डोमेन 1 के हिसाब से, ठीक है। नाउ अगर अपन डोमेन 2 की बात करेंगे, तो देखो ध्यान से, आप क्या करो, अभी आपको डोमेन 1 ने बहुत अच्छा चांस दिया है पूरा सॉल्व नहीं करने का। उसने बोला x का वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा, दोनों में से ही कुछ। तो एक काम करते हैं, 1 या -1 ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई d1 के जो x के वैल्यू है उन्हीं दो के लिए अपन चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो सकता है नहीं। तो d2 के लिए अपन निकालते नहीं बैठेंगे कैलकुलेशन, बस चेक करो कि कॉस ऑफ साइन ऑफ 1, एक्स का वैल्यू जब 1 रखोगे तो ये रूट में है, तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है ना, आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 जो है अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दूसरा चेक करो, कॉस ऑफ साइन ऑफ -1 अगर x की जगह रखूँ तो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले कॉस ऑफ साइन 1 को चेक कर लेते हैं अपन। साइन 1 का मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना, साइन 1 का जो वैल्यू होगा कितना आएगा। भाई जो भी आएगा कुछ पॉजिटिव आएगा, और 1 मतलब 1 रेडियन मतलब कितना हो गया, 57 डिग्री हो गया, 57 डिग्री के आसपास हो गया। साइन 60 अगर आप देखोगे √3/2 से कितना होता है, छोटा होता है, √3/2 से कितना होता है, छोटा होता है। तो साइन 1 की वैल्यू आप लोग गेस कर सकते हो क्या? इतना तो क्लियर है कि √3/2 से छोटा होगा, यानी कि जो भी एंगल आएगा आपका साइन 1, क्योंकि कॉस के सामने है तो ये आपका एंगल बनने वाला है कॉस के सामने, और इसका वैल्यू जो भी आने वाला है वो एक्यूट ही आने वाला है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आने वाला है। तो कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करेंगे तो साइन ऑफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस आपको पता है कि कॉस ऑफ -θ कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, तो दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ साइन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगेन ये सेटिस्फाई इसको कर जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आने वाला है। मतलब क्या हो गया, जो डोमेन 1 ने बोला कि भाई x इज इक्वल टू 1 और -1 ही मेरे को चलता है, और डोमेन 2 ने बोला मेरे को भी चलता है, भाई चल ले है ना, x बिलोंग्स टू -1, करली ब्रैकेट वाला आंसर हो जाएगा। तो दो ही एलिमेंट्स होंगे इसके डोमेन में, दैट इज -1 एंड 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नाउ फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इस फंक्शन की अगर अपने को डोमेन निकालनी है तो देखो मैंने आपको नोट में कुछ रूल्स में लिखाया था कि एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है, बेस होता है। तो आपको क्या बोला गया था भाई कि जो बेस होता है वो 1 + 3/x, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के लिए अपन डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, ठीक है ना, ऐसे कुछ है। तो अपन इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x + 3/x ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे क्या क्या आ जाएगा, ऊपर वाले के वजह से -3, नीचे वाले के वजह से 0, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 बोला है मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये f ऑफ x ग्रेटर देन 0 ना, ये आपको पता है कि पावर कुछ भी हो सकता है, तो 1/x - 2 जो है ये कैसा होना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर इसमें मैं x का वैल्यू 2 रखूँ, है ना, x का वैल्यू 2 रखूँ तो ये रियल आउटपुट देगा नहीं, कुछ भी नहीं देगा, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसने क्या बोला भाई, पावर ने x नॉट इक्वल टू 2 भी होना चाहिए, तो मैं डिफाइन नहीं हो पाऊंगा। पावर कितना है, मैं फंक्शन f ऑफ x डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों का अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है। तो चेक करो क्या कहीं x इक्वल टू 2 इसमें आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, आप ऐसे दोगे मतलब कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3, ठीक है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और इसमें से क्या करो 2 घटा दो, है ना, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। तो दिस इज़ योर फाइनल डोमेन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स अगर है तो आपको क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट NCR वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है भाई कि 2x + 1 जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2x + 1 कैसा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको बोला जाता है कि x - 3 जो है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ आपको क्या बोली जाती है NCR में कि भाई ये जो 2x + 1 है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3 होगा, है ना। लोअर इंडेक्स हमेशा अपर इंडेक्स से कैसा होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो x अगर -4 से बड़ा है
तो देखो ध्यान से अपने को क्या क्या चलता है। देखो x-3 आपका होल नंबर आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू अगर मैं -4 रखूँगा, मतलब x-3 अगर होल नंबर है तो पहले तो x इंटीजर हो गया, x क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और x-3 कैसा होना चाहिए, अगर होल नंबर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसने बोला भाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर 2x+1 को नेचुरल नंबर होना है तो मुझे बताना x अगर 3 से बड़ा कोई भी इंटीजर या इक्वल टू भी है तो 2x+1 हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे अगर इसकी अपन बात करेंगे 2x+1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये क्या बोलेगा भाई कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, 0 से स्टार्ट हो सकता है। x -1 तो नहीं, -1 पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो x जो है 0 1 2 3 ऐसे होगा, मतलब ये बोलेगा x बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए एक तरह से, ठीक है ना। तो 3, इसने बोला 3 या 3 से बड़ा, इसने बोला -4 से बड़ा इंटीजर, इसने इंटीजर ऐसा कुछ नहीं बोला, बस x -4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तीनों का मिला के अगर अपन ओवरऑल देखें बात, तो अपनी क्या बनती है कि भाई x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल दो। 3 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 6 7 8 ये उसके डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है, कैसे आपको इनकी डोमेन निकालनी है, ठीक है ना। ये रूल भी आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन अब आगे बढ़ते हैं। ये तो डोमेन पर के क्वेश्चंस हुए, मॉड्यूल में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप लोग करोगे ही। नेक्स्ट रेंज पर आते हैं। तो डोमेन कैसे ढूंढनी है आपने देख लिया, अब आते हैं रेंज के ऊपर। रेंज कैसे ढूंढते किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो तीन मेथड है अपन जो स्टडी करने वाले हैं, फटाफट देख लो एक एक। पहला मेथड है इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई में अगर एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है ना, मतलब y इज इक्वल टू ऐसा x का एक्सप्रेशन दिया है और इसको आप क्या कर पाए, मान लो x इज इक्वल टू वाई का फंक्शन लिख पाए, देन डोमेन ऑफ g ऑफ y, मतलब मैं समझा देता हूँ पहले, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, रेंज निकालना है। रेंज मतलब आपको पता है क्या होता है, आउटपुट्स का कलेक्शन, मतलब y के वैल्यूज है ना, x, y का ऑर्डर्ड पेयर अपन ने पढ़ा था फंक्शन में, ठीक है ना। तो y का जो कलेक्शन होता है दैट इज, क्योंकि सेकेंड एंट्रीज मतलब y हो गए, राइट। तो दैट इज अवर रेंज, y के वैल्यूज का कलेक्शन इज अवर रेंज, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, अगर लीनियर अपॉन लीनियर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो क्या करना है आपको, ध्यान से समझ लो कि भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, y(x + 5y = x-3, ऐसा कुछ आपके पास आ गया मान लो, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करोगे, x को निकालोगे, x का वैल्यू निकालने का y के टर्म्स में। ये क्या दिया है, y = x के टर्म्स में दिया, आप क्या करो, x = y के टर्म्स में निकालो। तो yx - x और ये -3 - 5y, y मतलब x के टर्म्स अपन ने ऐसे कलेक्ट कर लिए, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y - 1 = -3 - 5y। तो आपके पास क्या होगा, x का वैल्यू जो आने वाला है यहाँ से क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा -3 - 5y डिवाइडेड बाय y - 1। तो एक तरह से आपने क्या किया कि भाई x को y के एक्सप्रेशन में लिख दिया, मतलब x = आपने क्या कर दिया, g ऑफ y लिख दिया, ठीक है। नाउ आपको रेंज चाहिए, मतलब y के वैल्यूज चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y चाहिए। तो एक काम करेंगे अब अपन, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे भाई, ये जो g ऑफ y है इसको देख के अपन डिसाइड करेंगे, ये जो g ऑफ y है ना, इसको देख के अपन डिसाइड करेंगे कि, एक सेकेंड, देखो ये जो g ऑफ y है इसको देख के अपन डिसाइड करेंगे कि भाई y क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो आप बोल दोगे भाई कि डिनोमिनेटर में y - 1 है, तो y कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 हो गया y तो x का कुछ भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका एक तरह से क्या हो गया, ये y में फंक्शन एज्यूम करो और इसका डोमेन, भाई
लेटर चेंज हुआ ऐसे समझ के इसका अगर आप डोमेन निकालोगे तो क्या आएगा, y इज एनीथिंग एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, राइट। तो इसका डोमेन मतलब क्या हो गया, y का वैल्यूज हो गया, और अपने फंक्शन के हिसाब से वो y क्या था, ये x का जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू थी और वही अपना रेंज था, ठीक है ना। तो वो वही बोल रहा है कि लीनियर अपॉन लीनियर अगर आपके पास आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल देने का, ठीक है। x का वैल्यू आने के बाद वहाँ से जो जो y के पॉसिबल वैल्यूज़ आपको समझ में आते कि भाई y ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसके लिए कुछ आपको x मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो वो y के वैल्यूज़ पॉसिबल है उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है ना। कौन सा नहीं है, तो इसका अपन ने एक्सप्रेशन देख के बताना है कि भाई डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अगर y का वैल्यू 1 हुआ तो, मतलब y 1 नहीं हो सकता, y कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो अपना y का वैल्यू आ गया, मतलब f ऑफ x के लिए अपना क्या था, वो रेंज था, राइट। तो रेंज आपका आ गया, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, y इज इक्वल टू एक्स का एक्सप्रेशन दिया है, आप x इज इक्वल टू वाई का एक्सप्रेशन बनाओ, और जैसे डोमेन ढूंढते थे वो y के फंक्शन पे डोमेन ढूंढ लेने का, तो y का आपके पास कलेक्शन आ जाएगा, दैट इज रेंज फॉर f ऑफ x। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस ये लीनियर अपॉन लीनियर में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये वैसे क्वाड्रेटिक में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेंज, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेंज में सेकेंड पार्ट है ग्राफिकल मेथड। The set of y coordinates on the graph of a function is the range, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है ना। चलो मैं एक ग्राफ आपको बना के दे देता हूँ कि मान लो ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, मान लो जो डोमेन है कुछ इस तरीके से x1 से कहीं थे, और कुछ आपका उसके लिए ग्राफ जो बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है मान लो, ठीक है। फिर ये x1 है मान लो, ये x2, ठीक है। फिर जो अगला ग्राफ है कुछ ऐसा है मान लो, ये कुछ x3 है मान लो, ठीक है, ये x2। और फिर मान लो इस ग्राफ को और मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, कुछ ऐसा, मान लो ये x4 है, ठीक है। चलो, तो ये जो भी ग्राफ बना है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, ये जो डिसकंटिन्यूस ग्राफ है मतलब एक तरह से, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि x1 पे वैल्यू आपकी y1 मिली आपको, ठीक है। x2 पे वैल्यू मान लो यहाँ पर y2 है कुछ, और ये ग्राफ जस्ट जंप किया है यहाँ से मान लो y3 पे, कि x2 के आगे जाओगे तो y3 से वैल्यू आना चालू हो गई है, ठीक है, मान लो ऐसे। फिर इस पॉइंट पे मान लो y कोऑर्डिनेट जो है वो y4 है, इस पॉइंट पे मान लो जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ y5, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट है मान लो दैट इज़ y6। तो रेंज मतलब क्या है, अगर आपके पास ग्राफ है तो आपको पता है y के वैल्यूज़ का कलेक्शन मतलब रेंज होता है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताना, क्या y1 से लेके y2 तक के सारे y के वैल्यूज़ मिलेंगे? कि ग्राफ क्या होता है, x के वैल्यू के लिए जो y का वैल्यू मिलता है उससे जो एक कोऑर्डिनेट बनता है x और y का, है ना, वो पॉइंट से मिलके आपका ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो जब x1 से x2 के बीच के x के वैल्यूज़ जाएंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, y1 से y2 के बीच के सारे y कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ क्या बोलेगा कि भाई ये वाला जो ब्रांच है ग्राफ का, ये बोलेगा y3 से y4 के बीच के सारे y के वैल्यूज़ आपको मिलेंगे इस ग्राफ पर, ठीक है, पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ है, ये ब्रांच जो है ये बोलेगा y5 से y6 के बीच के सारे y कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ पे के जितने y कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स के जो जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका कलेक्शन कर लो तो आपका रेंज बन जाता है, ठीक है ना। तो अब रेंज कैसे लिखोगे, अब ध्यान से समझना। पहले आप बोलोगे भाई y बिलोंग्स टू y1 से y2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है, इस पॉइंट का y2 है, और बीच वाले पॉइंट्स जो है y1 से y2 सारा कवर कर देंगे। तो क्लोज ब्रैकेट में आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब सेकेंड ब्रांच की बारी। सेकेंड ब्रांच में क्या हुआ, देखो यहाँ पे हॉलो है और यहाँ पे भी हॉलो है, ठीक है ना। हॉलो होने से क्या हुआ कि भाई x2 और x3 पे y3 और y4 जो है आपको नहीं मिलने वाला है, तो y3 और y4 पे क्या होगा,
राउंड ब्रैकेट, क्योंकि y3 और y4 आपको कभी मिले ही नहीं, उनके बीच के सारे वैल्यू मिल गए, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उनके बीच के सारे वैल्यूज ये कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ब्रांच है ना, ये वाला ब्रांच आपको क्या बोलेगा कि y5 से y6 के बीच के सारे y कोऑर्डिनेट्स आपको मिलने वाले, इंक्लूडिंग y5 एंड y6, क्योंकि यहाँ क्लोज था, ठीक है ना। तो y5 से लेके y6 तक आपकी रेंज हो गई, ठीक है ना। तो ओवरऑल रेंज आपको समझ में आ गई ग्राफ देख के कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो बना लो जल्दी से। नाउ ये हो गया ग्राफिकल मेथड, ग्राफ देख के रेंज बताना, कलेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑन ग्राफ्स। तो ग्राफ आता है तो ये आता है आपको, मतलब, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेंज में तीसरा है यूजिंग मोनोटोनिसिटी। अब मोनोटोनिसिटी क्या होता है ध्यान से समझना, या तो ग्राफ कैसा हो भाई, पूरा इंक्रीज कर रहा हो, कुछ ग्राफ्स आपने अभी तक देखे हैं तो मोनोटोनिक कंटिन्यूस फंक्शंस का मतलब ये होता है कि भाई मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल टोन में, मतलब भाई एक ही, या तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि x के वैल्यूज जैसे जैसे आप उसमें इनपुट दे रहे हो y की वैल्यू बढ़ रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि y की वैल्यू बढ़ के फिर कम हुई है ना, फिर बढ़ रही है, ऐसे नहीं। तो मोनोटोनिकली अगर ग्राफ है, मोनोटोनिक है, इसका मतलब होता है कि या तो बस इंक्रीज कर रहा है या तो बस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैंने लिखा है इन केस ऑफ मोनोटोनिक कंटिन्यूस फंक्शंस द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज लाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, ठीक है। तो पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझना। जैसे नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मान लो ये एक फंक्शन है ऐसा कुछ, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है मान लो। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मान लो इसकी डोमेन जो है x1 से लेके x2 तक है, और x1 पे वैल्यू मान लो कितनी है आपकी y1 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मान लो y2 है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे भाई कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है तो रेंज कैसे बताओगे। तो एक ध्यान से समझना कि y कोऑर्डिनेट का मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपको इस ग्राफ पे, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज y1, ये वाला होगा राइट, y1 वाला होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा y कोऑर्डिनेट का, तो वो आप बोलोगे y2 होगा, ठीक है। अब रेंज कैसे बताते हैं भाई, y कोऑर्डिनेट्स का एक मिनिमम वैल्यू होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में अगर सारे कवर हो रहे हैं तो अपन बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। y कोऑर्डिनेट्स अगर 3 से 10 में सारे कवर हो रहे तो अपन क्या बोलते हैं 3 से 10। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि भाई रेंज इज y बिलोंग्स टू y1 से लेके y2 तक, y1 से लेके y2 तक। अच्छा, इसको और एक तरीके से क्या लिख सकते हो y1 से y2 को कि भाई f ऑफ x1, x1 पे इमेज है ना y1, तो f ऑफ x1 लिख सकते हैं y1 को, और y2 जो है उसको क्या लिख सकते हैं अपन f ऑफ x2। तो अपन क्या बोल रहे हैं भाई कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है, कोई भी ऐसा फंक्शन है जो बस इंक्रीज हो रहा है कि भाई x1 से x2 की तरफ जाओगे तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज ही होगा। देखो इसका जो y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का उससे ज़्यादा है, 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 तो y कोऑर्डिनेट हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है ना। y का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसा अगर फंक्शन है तो रेंज इज f ऑफ x1 से लेके f ऑफ x2, दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट्स डोमेन के, उन पे जो फंक्शन का वैल्यू आता है वहाँ से वहाँ तक अपन रेंज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैसे कॉमन सेंस है, बट फिर भी अपने को ये पढ़ना है क्योंकि बेसिक से पॉइंट्स है, बट स्टिल आपको ये आने चाहिए, ठीक है ना। चलो आई होप आपको अभी क्लियर है। x1 से लेके x2 में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा y का, दैट इज़ y1, मतलब f ऑफ x1, ठीक है। और x2 अगर एक्सट्रीम पॉइंट है अदर वाला तो x2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ y2, दैट इज़ f ऑफ x2, ठीक है। तो रेंज इज f ऑफ x1 से f ऑफ x2, ठीक है। यही बात अगर वो बोलेगा मोनोटोनिकली, अरे यार यहाँ पर इंक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग कर लो, ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप बात करोगे तो डिक्रीजिंग से सेंस आपको क्लियर है कि भाई जो उसका ग्राफ होगा
मान लो x1 से x2 में आप उसका ग्राफ बना चुके हो, ठीक है, और अगर आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि x1 से x2 की तरफ जाओगे तो y कोऑर्डिनेट देखो, ग्राफ के अलॉन्ग अगर आप चलोगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लो x2 पे कितना है, y2, और x1 पे कितना है, y1 है, ये y1 हो गया, और x2 पे कितना है, मान लो y2। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे आप x1 से x2 की तरफ जाओगे, y कोऑर्डिनेट y1 से y2 की तरफ नीचे आएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको, इस टाइप के फंक्शन को अपन बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, जो अपने डोमेन में क्या हो रहा है, बस डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, थ्रू आउट क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ऐसा अगर फंक्शन है तो अब मुझे रेंज बतानी है, तो अगेन आपको क्लियर है कि रेंज जो होगा y1 से y2 के बीच में होगा, ठीक है ना। बट जब अपन रेंज लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, दैट इज y2 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसमें, y1 होगा। तो ऐसे अपन रेंज बताएंगे, ठीक है। अगर x1 और x2 के टर्म्स में बात करें, अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है मान लो, तो रेंज क्या हो जाएगी, y2 मतलब क्या हुआ, x2 पे आउटपुट हुआ, एफ ऑफ x2 का वो इमेज है, राइट, और ये एफ ऑफ x1 हो गया, y1 मतलब, राइट। तो अब क्या हो गया, रेंज ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ x2 से एफ ऑफ x1, मतलब क्या हो रहा है, जो आपका डोमेन का पहला पॉइंट है वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ड्यू टू डिक्रीजिंग नेचर। और इधर क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग नेचर है, तो एफ ऑफ x1 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, एफ ऑफ x2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के अकॉर्डिंग, आपको आई होप क्लियर है, ठीक है। डिक्रीजिंग में बस उल्टा हो जाता है, पहले वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है क्योंकि आगे जाके उसको डिक्रीज होना है, तो आगे वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है डोमेन का वहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है, दैट इज जैसे यहाँ पे y2 है, ठीक है ना, तो दैट इज मिनिमम। चलो, इंक्रीजिंग नेचर और डिक्रीजिंग नेचर पे से आपको क्लियर है कि रेंज कैसे लिखना है, एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x2 अगर इंक्रीजिंग है तो, और अगर डिक्रीजिंग है तो उल्टा, एफ ऑफ x2 से एफ ऑफ x1, इनपुट x2 और x1 पे ही आपको आउटपुट्स चेक करने हैं बस, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नोट, कैसे चेक करें फंक्शन कंटिन्यूस, अगर फंक्शंस आपको दिए हैं तो कैसे चेक करें वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो, बहुत सिंपल सा रूल है, एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए निकालना किसी भी फंक्शन का, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव जो है लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो अपन बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डेरिवेटिव से क्या लेना देना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतना ही समझो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है, क्वेश्चन आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट वापस वैसे बताऊंगा, ठीक है। कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स अगर नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है मतलब, तो फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्लियर है, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखो, 3 मेथड पढ़े आपने, एक तो स्पेसिफिकली लीनियर अपॉन लीनियर के लिए पढ़ा कि भाई x को अगर y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हो तो फिर y का फंक्शन बना के उसकी डोमेन ढूंढ दो, अल्टीमेटली आपको f ऑफ x की रेंज मिल जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या था, ग्राफ से। तीसरा क्या था, अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन से, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो जिन जिन का ग्राफ पॉसिबल है अपन उनकी ग्राफ से बात करेंगे, ठीक है। और जिन जिन का अगर अपने को डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ग्राफ बनाने की इच्छा नहीं हो रही, उनका डिफरेंशिएशन से बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, वैसे पहला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो आपको पता है कि ये जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या कैसी होगी, x को 0 रखो, y माइनस 1 मिला, राइट, यहाँ से पास हो रही है, y को 0 रखो, x का वैल्यू 1 मिला, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ बनाना आपको आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पूरा y एक्सिस कवर हो गया रेंज में, भाई इसका ये y कोऑर्डिनेट आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, तो ये सारा y एक्सिस कवर हो रहा है। मतलब ग्राफ पे के y कोऑर्डिनेट्स का अगर आप कलेक्शन बनाओगे तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू r, मतलब y का जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के रेंज बताने के आपके दो तरीके, एक तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैक्सिमम मिनिमा, या अगर आपको फॉर्मूला याद है -d/4a से इन्फिनिटी अगर अपवर्ड पैराबोला है, या फिर दूसरा ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने का तरीका आपको आता है,
y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। डिफ्रेंशिएशन से भी मैंने बताया और फॉर्मूले से भी मैंने बताया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आई होप ज़्यादा लोगों को याद रहता है क्वाड्रेटिक के लिए। तो जो वर्टेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a, राइट। ये अपन निकालते, तो माइनस बी बाई 2a मतलब माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ, -4, 2a मतलब 2 इंटू 1 कॉमा माइनस डी बाई 4a कितना हो गया इसमें, माइनस डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हो गया अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आ जाएगा इस केस में 16 माइनस 32 मतलब -16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4a मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया, दैट विल बी 2, 16 प्लस हो गया 4, 2, 4 आपका वर्टेक्स हो गया। तो आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है फिर, 2, 4 अगर वर्टेक्स है तो ये 2, ये 4, ये आपका वर्टेक्स हो गया। अपवर्ड पैराबोला है तो इधर से इधर, इधर से इधर। तो अब अगर आपके पास ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है पैराबोला का, तो बताओ मुझे रेंज क्या होगा कि भाई 4 से ऊपर जितने भी y कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ पे दिखेंगे, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 4 से ऊपर के सारे y कोऑर्डिनेट्स आपको कलेक्शन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो रेंज इज 4 से ऊपर, ठीक है ना, रेंज इज 4 से ऊपर, 4 से ऊपर। तो आप कलेक्शन क्या बोलोगे भाई, y बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है ना, ग्राफ पे से कि भाई कलेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 होगा, इस पॉइंट का 4.2, 4.3, ऐसे बढ़ते बढ़ते सारे y कोऑर्डिनेट्स आपके धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। इसी में मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, ग्राफ तो रहने दो ऐसे ही, ठीक है, या चलो नया ही बना दूंगा। चलो ये कैलकुलेशन यहाँ पर मान लो क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक जब अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई अगर वो आपसे बोल दे कि रेंज निकालो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 की रेंज निकालो, अगर आपका x जो है मान लो x उसने ऐसे लिख दिया, मान लो कि 0 से लेके 4 तक, x उसने क्या लिख दिया, 0 से लेके 4 तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो डोमेन बताओ, रेंज बताओ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अगेन ग्राफ बनाओगे उसका, ठीक है। ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में सबसे पहले देखो वर्टेक्स आप ढूंढ लोगे, जैसे अपन ने ढूंढ लिया 2,4 है, ठीक है ना, 2,4, तो क्या होगा, 2 से इधर ऐसा जाएगा, 4 से इधर ऐसा जाएगा, ठीक है ना। ये इस पॉइंट से सिमेट्रिकली जाएगा। एक काम करते 0 से 4 नहीं, इसको 0 से 3 कर दो, 0 से 3 में रेंज बतानी है आपको। तो देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, 0 से 3 अगर x का वैल्यू है तो यहाँ x मार्क कर लेने का, 0 से 3, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 0 से 3 में जितना ग्राफ बना उतना ही ग्राफ आप रखोगे, बाकी का मिटा दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा ग्राफ है जो 0 से 3 में बन रहा है। तो 0 से 3 में बस अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन है प्लस ये वाला रीजन है, ठीक है ना, इतना ही ग्राफ बचेगा। तो इतना ही ग्राफ अगर बचेगा तो y का जो कलेक्शन है इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 8 पे कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है ना, मतलब ये c बताएगा ना आपको 8, ठीक है। चलो तो आपका कहना ये है कि भाई 4 से लेके 8 तक के सारे y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, इसमें 3 वाले पॉइंट का कोई रोल है क्या, नहीं, क्योंकि 3 पे अगर आप बोलोगे कि भाई 3 पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ ऑलरेडी 8 के ऊपर चला गया है, मतलब 3 के ऊपर ही रहेगा, 3 वाले पे जो y कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसके ऊपर ही रहेगा, निकाल लेते हैं अपन। तो एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में x के जगह 3 रखो, x के जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 12 प्लस 8, तो कितना आया, 5 आया। देखो मेरा गेस सही था कि जो 5 वैल्यू है 8 उसके ऊपर ही है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जैसे अपन ने निकाल लिया कि 2 पे कितना आता है, ठीक है, 3 पे कितना आता है, 0 पे कितना आता है। तो आई होप आपको क्लियर है कि रेंज क्या बतानी है इस केस में, 4 से 8, रेंज क्या बतानी है आपको, 4 से लेके 8 तक, ठीक है। सारे वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं y के बीच के, ठीक है ना। बीच में 3 पे जो वैल्यू आ रही 5, इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि 5 के ऊपर के वैल्यू ये वाले इधर वाले जो पॉइंट्स है ये वाले है ना, ये वाले पॉइंट्स आपको 5 से लेके 8 तक के y कोऑर्डिनेट्स दे देंगे।
तो अब मैंने आपको बोला था तब ट्रिक ये बोला था कि भाई आप लोग क्या करना, अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपको रेंज पूछा गया है तो देखो ये आगे भी काम आएगा। मैं अभी भी वापस बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक अगर आया तो आप इसी मेथड से जाओ, ठीक है। कैसे जाओगे तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने क्या करना, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना, सबसे पहले x 0 से 3 बोला है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 रख के एक बार y निकाल लो, कितना है y मतलब इसका वैल्यू, ठीक है। तो y आपका आ जाएगा 8। फिर x इज इक्वल टू 3 रख देने का, एक्सट्रीम पॉइंट्स ये वाला भी रख दो, 3 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 रखोगे तो 9 + 8 17 - 12 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना, इसका जो वर्टेक्स वाला x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो -b/2 है। -b/2 है अगर आप देखोगे तो -b/2a का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो x का वैल्यू एक बार 2 रख के भी चेक करना इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू आ रहा है। तो 2 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आपको मैंने बोला था तीनों में से जो मिनिमम है वो लिख देने का, तीनों में से जो मैक्सिमम वो लिख देने का, दैट इज़ योर रेंज 4 से 8। और ग्राफ पे से भी देखो 4 से 8 मैंने आपको प्रूव करा दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक क्वाड्रेटिक में ही बस अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये -b/2 है, अगर 2 मान लो 0 से 3 जैसे मैंने इंटरवल दिया इसके बीच में आया, इसीलिए अपन ने इस पे y का वैल्यू निकाल के चेक किया। अगर -b/2a का वैल्यू ये इंटरवल में अगर नहीं आता है तो बस ये दोनों ही आपको डिसाइड करके दे देंगे कि रेंज जो है मिनिमम मैक्सिमम वहाँ से ही डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप ये क्वाड्रेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है जो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था रेंज का, ठीक है। नाउ क्यूबिक का रेंज निकालना है आपको। वैसे क्यूबिक का ग्राफ आपने पैटर्न देखा है कैसा होता है, तो रेंज तो वैसे इसका -∞ से इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है ना। बट फिर भी क्या है, मैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का इसमें क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो मैं आपको उसमें ग्राफ का हेल्प यूज़ कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं इसमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, मान लो कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू मैं बोल देता हूँ चलो कि भाई -2 से 4 तक मैंने x को रेस्ट्रिक्ट किया। अब सबसे पहले अपन इसके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के स्टेप्स आई होप आप लोगों को याद है। सबसे पहले ये y लिखा है आपका x³ - 3x² - 9x + 2, राइट। आप क्या करते हैं फिर y' निकालते हैं, y' निकालोगे डिफ्रेंशिएट करोगे 3x² - 6x - 9, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं अपन, 3 कॉमन आ गया तो x² - 2x - 3। तो अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा x - 3 x + 1, राइट। ऐसे आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि y' जो है -1 3, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा, इसका अपन वेवी कर्व बनाते, राइट। y' का अपन क्या करते हैं, वेवी कर्व बनाते हैं। तो आपको क्या है यहाँ से पता लगा कि जो y है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अभी अभी मैंने आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बताया कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। -1 से -3 में डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैसा होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। 3 से आगे ये डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, y का इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है आपका, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर अपन y कहाँ जा रहा है वो देखते हैं। पहले x गोज़ टू इन्फिनिटी, x अगर इन्फिनिटी जाएगा तो देखो x का वैल्यू जब आप इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी का क्यूब होगा, ये डोमिनेटिंग होगा, तो y को भी कहाँ पे ले जाके छोड़ेगा, इन्फिनिटी पे। x अगर -∞ जाएगा तो -∞ का क्यूब कितना होगा, -∞ पे रहेगा, तो y -∞ की तरफ जाएगा क्योंकि x³ डोमिनेटिंग होगा। फिर x का वैल्यू अपन क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। x अगर 0 रखा तो 0 पे कितना आएगा बताओ मुझे, 0 रखा तो ये 0 + 2, मतलब y का वैल्यू आपको क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। फिर x के वैल्यूज़ अपन वो पुट करते हैं जहाँ पे y' 0 हो रहा है। y' कहाँ का 0 हो रहा है, -1 और 3 पे। तो एक बार x = -1 रखा तो y का वैल्यू जल्दी से निकाल लो, -1 पे कितना आ रहा है, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये -3, -1 × -9 कितना हो गया, +9, और ये +2, तो आपके पास आ गया 7, y का वैल्यू आ जाएगा 7, राइट। फिर x का वैल्यू अगर अपन मान लो प्लेस करेंगे, अगला 3, x का वैल्यू अगर अपन ने 3 प्लेस किया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रखने के बाद 3³ वगैरह वगैरह,
27, 27 माइनस 27 कैंसिल, तो -25 आ रहा है y का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 5 x के वैल्यूज़ पर 5 y कोऑर्डिनेट्स आप गेस कर लेते हो कि कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, ये 5 पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा सा ग्राफ का स्ट्रक्चर तैयार करें अपन, ठीक है। कौन कौन से x के वैल्यूज़ अपन ने लिए हैं, एक तो -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब x का वैल्यू इधर बहुत दूर होगा इन्फिनिटी पे, y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी मतलब कहाँ होगा, इधर कुछ, तो एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा उन दोनों का मिलके, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। फिर दूसरा, x अगर -इन्फिनिटी मतलब इस तरफ है, तो y उसने बोला -इन्फिनिटी की तरफ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू अगर 0 है तो y 2 है, तो 0,2 पॉइंट का है। x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो y का वैल्यू कितना है, वो बोल रहा है 2 है, तो मान लो यहाँ 2 का ही है, तो आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है, 0,2 वाला, ठीक है ना। फिर x का वैल्यू अगर -1 है, -1 x का वैल्यू इधर कहीं होगा, -1 पे वो बोल रहा है y का वैल्यू 7 है, तो 7 मान लो यहाँ पर है कहीं y पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर x का वैल्यू अगर 3 है, मान लो उसने जैसे बोला है, तो 3 पे उसने बोला y का वैल्यू -25 है, मान लो -25 कहीं यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ ये पाँचों जल्दी से, और फिर अपन उसके थ्रू ग्राफ बनाते हैं। एक ये ग्राफ -इन्फिनिटी -इन्फिनिटी वाला, एक ये पॉइंट इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाला, ठीक है। 3 पे वैल्यू -25 है, मतलब ये एक पॉइंट से ग्राफ पास होगा। 0 पे वैल्यू 2 है, मतलब ये पॉइंट से ग्राफ पास होगा। और -1 पे वैल्यू अगर 7 है, मतलब ये पॉइंट से ग्राफ पास होगा, ठीक है ना। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी आइडिया ले लेते हैं थोड़ा सा, मतलब आपको क्लियर है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे। तो -इन्फिनिटी से -1 तक आपको ग्राफ को इंक्रीज कराना है, ठीक है। तो जैसे जैसे x -इन्फिनिटी की तरफ से -1 की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो आपको क्या बोला गया है, ग्राफ इंक्रीज करेगा। ग्राफ कैसे होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ग्राफ अगर इंक्रीज करेगा तो इस पॉइंट से यहाँ तक ग्राफ ऐसे आप क्या करो, इंक्रीज कराओ। देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है y की, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे अपने को मालूम है कि -1 से 3 में ग्राफ क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। डिक्रीज होने वाला है -1 से 3 तक, 3 पे यहाँ पे है और -1 पे यहाँ पे, तो ऐसा डिक्रीज कराओ ग्राफ को, ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। एफ डैश वहाँ नेगेटिव था आपका, ठीक है। फिर 3 से इन्फिनिटी तक आपको पता है कि इंक्रीजिंग रहने वाला है ना, क्योंकि वहाँ पे y डैश पॉजिटिव है, तो जब ग्राफ आगे जाएगा तो इंक्रीज होगा, तो y को ऊपर पहुँचा दो ऐसे, है ना। तो ऐसा आपका ग्राफ बन गया, है ना। आपको बोला है -2 से 4 में रेंज क्या है, -2 से 4 में रेंज क्या है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पे क्या वैल्यू है, -2 पे क्या वैल्यू है, ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार चेक करो -2 पे कितनी वैल्यू आएगी। अच्छा, अब देखो ये तो ग्राफ बनाना हो गया आपका, ठीक है। अब -2 और 4 पे मैं जल्दी से y कोऑर्डिनेट निकाल के यहाँ पर लिख देता हूँ, अलग मार्कर से निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो एक सेकेंड, x इज इक्वल टू, मान लो आपने क्या पुट किया, -2, तो मुझे बताना y का वैल्यू इसमें कितना मिलेगा आपको। y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर -2 अगर पुट करेंगे तो -2 का क्यूब आपका हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -12, फिर -9 इंटू -2 +18 हो जाएगा और +2, तो ये 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू -2 पे y कोऑर्डिनेट 0 है। अब मुझे तो -2 y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये वाला पॉइंट होगा -2 पे, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट हो गया -2 पे, ठीक है ना। नाउ 4 पे वैल्यू निकालते हैं अपन, आपका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का दूसरा बाउंड्री पॉइंट है x इक्वल टू 4 पे, y का जो वैल्यू आना चाहिए x इक्वल टू 4 पे वो कुछ ऐसा आएगा। अरे यार बहुत बड़ा आ रहा है, आप लोग निकालो, ठीक है। 4 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा, चलो निकाल ही लेते हैं, 64 -3 इंटू 16 48 -9 इंटू 4 36 और +2, तो ये कुछ आ रहा है 16 -36 हो जाएगा, -20 +2 -18 आ रहा है कुछ, ठीक है ना।
ये वैल्यू आ रहा है -18, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, -18 आ रहा है तो -18 यहाँ कहीं होगा, तो 4 यहाँ कहीं होगा, 4 पे -18 आ रहा है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो ये -18 आ रहा है। चलो, और 2 पे वैल्यू 0 है, तो 2 से -2 से 4 में ही आपको डोमेन रेंज बताना है। तो आपका क्या हो गया फिर, -2 से 4 में जो ग्राफ बनता है उसको ही देखना पड़ेगा अब आपको, ठीक है ना। तो आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाएगा, बस इतना ग्राफ देखना है आपको, ठीक है ना, बस इतना ग्राफ आपको देखना है, ठीक है। बाकी का ग्राफ से आपको मतलब नहीं है। तो इस ग्राफ ने जो y कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन दिया, तो मिनिमम कितना कलेक्शन, मतलब कलेक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ मुझे ध्यान से, तो दैट विल बी -25, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा 7, तो आप क्या बोलोगे भाई, -25 से 7 तक के आपको सारे y कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो -25 से 7 आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। तो y बिलोंग्स टू -25 से 7, ऐसे आप आंसर दोगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ठीक है ना। चलो, ग्राफ आना चाहिए बस पॉलिनोमियल का। अब इसका आप ग्राफ बना लेना और मुझे आंसर बता देना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, अब आते हैं रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसकी रेंज निकालना आपको आती है, तो मैं बस थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूँ। y इज इक्वल टू ये क्या है, x² - 2x + 5 अपॉन x² + 2x + 5। तो ऐसे फंक्शन टू फंक्शन वेरी होगा, ग्राफ से जाना है या ऑलरेडी आप इसका कुछ तरीका पढ़ चुके हो y के वैल्यूज़ निकालने का, ठीक है। तो इसकी रेंज आप कैसे निकालते हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² आएगा प्लस 2xy आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू x² - 2x + 5। फिर इसको आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट देते हो, ठीक है ना, ये x² साथ में रखते हो, तो आपके पास आ जाएगा y - 1 × x²। फिर x वाले टर्म साथ में रखते हो, तो आपके पास आ जाएगा 2y - 2 × x प्लस 5y - 5, है ना, इज इक्वल टू 0। ऐसा आपका क्वाड्रेटिक बन गया कुछ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप उसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको आता है रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये 2y + 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इसके बाद आप क्या करते हो भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई x रियल नंबर रखेंगे अपन, रियल नंबर रखने पे 0 होने वाला है, मतलब इसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y ≠ = 1 लिख के अपन d का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप दो केसेस बनाते हो। केस नंबर 1, y इज़ नॉट इक्वल टू 1 लिख के आप डिस्क्रिमिनेंट लगाते हो, d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर इसमें जो भी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके एक्सप्रेशन आता है आपके पास, ठीक है ना। तो चलो बता ही देता हूँ, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y + 2 में से मैंने 2 कॉमन लिया, इसका स्क्वायर होगा, राइट। चलो 2y + 2 ही लिखा रहने दो, 2y + 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना था आपका, y - 1, ठीक है। c कितना है आपका, 5 × 5y - 5 ऐसे मतलब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करके y का कुछ आएगा रेंज, y यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें अगर बस इतना है कि आपको 1 एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये 1 एक्सक्लूड करना। फिर केस 2 क्या करते हो आप, कि मान लो भाई अपने को क्वाड्रेटिक नहीं बनी, तो देखना आना चाहिए। मान लेते हैं y = 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया या y = अगर 1 है, तो आपके पास क्या बना, ये एक्सप्रेशन देखो क्या बना, y का वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास बना 2y + 2 भी हो जाएगा 4x, 4x = 0 बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 4x = 0। तो x = 0 मतलब x आपको रियल नंबर मिला, x रियल नंबर मिला। तो इसका मतलब क्या है, x = 0 पे y1 आने वाला है, x = 0 पे y1 आने वाला है। आप रख के भी चेक कर सकते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 5/5 1 मिलेगा। तो भाई जब x = 0 पे y = 1 मिल रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट 1 होगा कभी ना कभी, x = 0 पे होने ही वाला है, तो कलेक्शन में होना चाहिए। तो जो अगर आप यहाँ पे एक्सक्लूड करने वाले थे, तो वो आपको वापस क्या करना है, इंक्लूड करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। y = 1 यहाँ से आपको इंक्लूड करना पड़ता है वापस, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के ऐसे अपन रेंज
निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नाउ y इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो अब देखो एल एन एक्स का अपने को रेंज निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, एल एन एक्स का ग्राफ आपको आता है भाई, कोई रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है तो आप पूरा ग्राफ कंसिडर करोगे, एल एन एक्स का ऐसा होता है। तो मुझे बताओ वाई एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर हुआ वाई एक्सिस का, सारा की सारा हो जाएगा भाई। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से वाई कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, धीरे धीरे माइनस प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो जो रेंज होगी इसकी कि एल एन एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मतलब अपन बोल सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू आर बोल सकते हो, अब रियल नंबर्स पूरा रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का, ठीक है। एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, आपने एफ ओ एम 2 में देखा। ग्राफ कैसा बनेगा, एल एन एक्स का ही ग्राफ किधर शिफ्ट कर दो, एक्स में कुछ आपने ऐड किया है तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में या राइट में, तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है ना। कितने से शिफ्ट होता है, 5 से शिफ्ट होता है, ठीक है ना, 5 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। तो जो जैसे y एक्सिस था उसको टच नहीं करता है, तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जो सॉरी x इज इक्वल टू ये कौन सा लाइन होगा, -5 वाला, x इज इक्वल टू -5 के ऐसे करीब जाएगा, है ना, टच नहीं करेगा। अब मुझे बताना रेंज पे कोई असर पड़ा क्या भाई, इसका y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा ऐसे, और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा y कोऑर्डिनेट पूरा y एक्सिस कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो अगेन जो रेंज हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो रेंज पे कोई असर नहीं पड़ा। रेंज ऑफ दिस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसका रेंज कैसे निकालोगे अब एल एन वाले का, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है मानता हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, एल एन के सामने क्वाड्रेटिक है, तो पहले अपन क्या देखेंगे भाई कि एल एन के सामने क्या क्या इनपुट जा रहा है। तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक का जो जो आउटपुट पॉसिबल, भाई एक्स का वैल्यू पहले अपन इसमें रखेंगे तो क्वाड्रेटिक आपको कुछ आउटपुट देगा और वो एल एन के सामने जाके फिर आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकाल लेते कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, तो इसका रेंज आपको पता है, अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a से इन्फिनिटी होगा क्वाड्रेटिक जो होगा, ठीक है ना। तो -d/4a से जल्दी से अपन निकाल लेते कितनी आएगी, -d/4a से इन्फिनिटी मतलब माइनस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, b² माइनस 4ac, तो 4 माइनस 12 मतलब -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये -d/4a से इन्फिनिटी, मतलब आपका इसका क्वाड्रेटिक का रेंज आ गया 2 से इन्फिनिटी। तो x का वैल्यू जब अपन इसमें रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक जो है भाई 2 से इन्फिनिटी में आपको आउटपुट देने वाला है, और ln के सामने अगर 2 से इन्फिनिटी जाता है तो आपको पता है कि ये ln x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ है। तो ln के सामने जब 2 रखते हैं तो आउटपुट कितना आता है, ln2 आता है। और अगर आपका आउटपुट जो है ln2 आने के बाद आप देखोगे क्वाड्रेटिक का वैल्यू कहीं ना कहीं इन्फिनिटी भी होने वाला है, मतलब ln के सामने इनपुट जो है इन्फिनिटी तक जाने वाला है। तो इन्फिनिटी पे आपको पता है कितना आउटपुट आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है। तो मुझे एक बात बताना कि ln जो जो आउटपुट देगा दैट इज कलेक्शन ऑफ y, तो आपको पता है कि 2 सबसे छोटा इनपुट जाने वाला है ln के सामने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 से ज़्यादा हर वैल्यू उसके सामने जाने वाला है। तो 2 से ज़्यादा अगर हर वैल्यू ln के सामने जाता है तो ln का जो आउटपुट आता है वो आएगा ln2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो अपन बोलेंगे इस केस में जो रेंज हो गया आपका ln2 से इन्फिनिटी हो गया, ln2 से इन्फिनिटी हो गया। तो क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला, दैट विल बी इनपुट ln के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक का आउटपुट विल बी इनपुट फॉर ln के सामने जो जो आउटपुट्स क्वाड्रेटिक देगा वो उसके लिए इनपुट हो जाएंगे, और वो इनपुट के लिए अपन ने देख लिया कि ln क्या क्या आउटपुट देगा, फाइनल आउटपुट जो होगा दैट इज़ अवर कलेक्शन उसका, ठीक है। तो ln2 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। सेम ये अब e⁻x का ग्राफ आपको आता है, e⁻x का ग्राफ जो है ऐसा होता है। तो मुझे बताओ 0 से इन्फिनिटी पूरा y एक्सिस कवर होता है, नीचे का तो होता ही नहीं ना। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे भाई, 0 से ऊपर जितने भी y एक्सिस पे पोर्शन है, जो भी पॉजिटिव y एक्सिस का, वो सारा आपको कवर होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना।
भाई ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, तो पूरा पॉजिटिव एक्सिस कवर हो जाएगा। अच्छा ये जो ग्राफ है ये आगे जाके क्या होता है, टच होता है क्या एक्स एक्सिस को, नहीं होता, मतलब जीरो कभी आपको मिल पाएगा कि नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे इस केस में, y बिलोंग्स टू जीरो नहीं मिलेगा तो जीरो पे ओपन लगा दो, जीरो से इन्फिनिटी या r प्लस ऐसे लिख देंगे अपन, ठीक है। नाउ ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ, ई रेस टू माइनस एक्स का भी अपन ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफिकल अप्रोच ही यूज़ करेंगे अपन रेंज बताने के लिए। क्या हो जाता है, आपने क्या किया, इसमें x के जगह पे माइनस एक्स रखा, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है ये आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, है ना। वो अपना क्या बोलते हैं उसको, हेरा फेरी बोलते हैं ना अपन, हेरा फेरी हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर अपन निकाल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा इधर, ठीक है ना। इसका भी रेंज क्या होगा ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच नहीं करता, बस क्लोज होते जाता है, तो जीरो के ऊपर के सारे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो इसमें भी अपन रेंज क्या बोलेंगे, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स में, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ई की पावर में क्या लिखा है यहाँ, क्वाड्रेटिक, तो जैसे ln के सामने क्वाड्रेटिक था, तो अब देखो ध्यान से x का वैल्यू जब अपन रखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक में रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक कुछ आउटपुट देगा और वो e की पावर में जाएगा, तो पहले अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक क्या क्या आउटपुट देगा, तो e की पावर में जो जो जाएगा दैट विल बी आवर फाइनल आउटपुट। तो क्वाड्रेटिक की अगर अपन बात करेंगे तो इसका रेंज अगेन माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। तो रेंज हो जाएगा इसका माइनस डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 64 माइनस 80, तो ये हो जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, राइट, कॉमा इन्फिनिटी। तो आपका जो रेंज आ गया क्वाड्रेटिक का दैट इज 4 से इन्फिनिटी। तो ये जो क्वाड्रेटिक है आपको आउटपुट 4 से इन्फिनिटी में देने वाला है, तो ई की पावर में जब 4 से इन्फिनिटी जाएगा तो अब ध्यान से देखो ई रेस टू एक्स का अपना बेस रहेगा ग्राफ का, मुझे पता है कि ई की पावर में ये वाई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ है, अगर ई की पावर में आप 4 रखते हो तो आपको मालूम है आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, ई रेस टू 4 मिलने वाला है, ठीक है। 4 के आगे अगर आप इनपुट देते हो ई की पावर में तो आपका आउटपुट जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखोगे ध्यान से कि जब आगे के इनपुट दोगे तो आउटपुट जो है ई के ई रेस टू 4 के ऊपर ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आउटपुट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ई रेस टू 4 मिनिमम आउटपुट मिलेगा अगर आप इसमें ई की पावर में 4 वैल्यू रखते हो तो, और 4 से ज़्यादा रखोगे तो ई रेस टू 4 के ऊपर ही वैल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, ई रेस टू 4, अगर आपका इनपुट 4 से स्टार्ट हो रहा है पावर में, ठीक है। नाउ ये क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू आपको पता है 4 से इन्फिनिटी है, तो ई की पावर में 4 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स यहाँ घूमेंगे, 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी के अगर ई की पावर में जाएंगे तो रेंज विल बी ई रेस टू 4 से इन्फिनिटी, समझ में आया, ठीक है। तो ई रेस टू 4 से इन्फिनिटी आपका कलेक्शन हो जाएगा y का, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स मतलब ये आपका y है ना, y का कलेक्शन इज ई रेस टू 4 से इन्फिनिटी, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो अब अपन क्या करते हैं, रेंज थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जनरली डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनको ग्राफ याद नहीं रहते, ग्राफ बनाना नहीं आता है या प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स उनके वीक है, तो क्या करना, अब जैसे ये आगे के क्वेश्चंस है तो ये अपन ग्राफ से बहुत जल्दी कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ आते तो रेंज बताना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ग्राफिकल मेथड ही अपन आगे ज़्यादा प्रीफर करने वाले हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पर अगर मान लो ग्राफ बनाने से अलावा अगर कुछ लॉजिक से जल्दी से हो गया कि भाई y का मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा और बीच के सारे वैल्यू कवर हो रहे हैं, तो अपन रेंज वहाँ से भी वैसे बताएंगे, ठीक है ना। बट ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, तो इसके लिए मैं आप लोग देखो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज आ गई, तो ऐसे टोटल 25 क्वेश्चन है अभी बेसिक जो रेंज पर अपने को अभी करने हैं, अपन अभी 11वें क्वेश्चन पर है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे अपन, ये अब आगे के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब जो मैं आज होमवर्क आपको ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा वो आप लोग पहले ख़त्म करना, अच्छे से डोमेन वाला पार्ट क्लियर करना, क्योंकि जो मुझे जहाँ तक पता है कि रेंज में बच्चों को दिक्कत आती ही आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ग्राफ्स, ठीक है ना। तो ग्राफ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ कि क्या करना है, FOM2 के नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक के नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं। तो ग्राफिकल पार्ट जितना जितना आज तक आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ्स पढ़े, तो सारे एक बार आपको अच्छे से वो देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो
तो उसके लिए मैं एक PDF भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ग्राफ बनाने का तरीका भी अपन सीखेंगे। वैसे जो तरीका अपन ने पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने का देखा है, वैसे ही अपन जनरली कोई भी फंक्शन आने दो आपके सामने, x² / x+1 आने दो, ठीक है। तो वो जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है वो भी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो आई होप डिफरेंशिएशन आपको बेसिक पॉलिनोमियल्स के आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के आते हैं, ln का कैसे डिफरेंशिएशन होता है वो आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या है, क्योंकि जो रेंज डिटरमाइनिंग के मेथड है, देखो पहला मेथड तो बस मैंने आपको बोला लीनियर अपॉन लीनियर के लिए वैलिड है कि भाई x को y के टर्म्स में लिखना, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो ग्राफिकल अप्रोच है जिसमें ग्राफ लगता है। तीसरा जो है वो डिफरेंशिएशन है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या आना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो अपन आगे धीरे धीरे डील करते हैं, बट आई होप आज के जो रेंज के क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मैं वैसे लाइव सेशंस लेने वाला हूँ डाउट्स के लिए, ठीक है। आपको मैं टाइमिंग्स इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे आर्किटेक्चर बैच के लिए अलग से डाउट सेशन लूँगा और IIT बैच के लिए अलग से डाउट सेशन लूँगा, ठीक है। चलो बाय बाय। होमवर्क मैं ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो।